इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया है सुपरफास्ट 100 का और मैं हूं राजीव शर्मा। शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबरों से। दिल्ली एक बार फिर दागदार हुई है। तीसरी क्लास में पढ़ने वाली एक मासूम के साथ स्कूल के चौकीदार ने वहशी करतूत को अंजाम दिया। सीलमपुर के स्कूल में अंदर हुई इस शैतानी करतूत ने सबको सन्न कर दिया है। सीलमपुर इलाके में नगर निगम के स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा ने स्कूल जाने से मना किया तो मामले का खुलासा हुआ। बच्ची ने बताया कि 12 मार्च को स्कूल के चौकीदार ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची के बयान से सहमे घर वाले स्कूल पहुंचे और 23 साल के चौकीदार को धर दबोचा। बाद में घर वालों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। उड़ीसा के संबलपुर में आज मोदी गरजेंगे। संबलपुर के पीएचडी ग्राउंड में मोदी की विजय संकल्प समावेश रैली होनी है। इसके बाद मोदी दिल्ली लौटेंगे और तालकटोरा स्टेडियम में वकीलों के सवालों का जवाब देंगे। बीएसआर अध्यक्ष श्रीरामुलु आज अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर सकते हैं। हालांकि पार्टी के अंदर श्रीरामुलु के नाम पर विरोध भी है, लेकिन श्रीरामुलु को पार्टी ने बेल्लारी से टिकट दे दिया है। श्रीरामुलु कर्नाटक के रेड्डी बंधुओं के करीबी हैं। चुनाव आते ही कई पार्टियों और उनके नेताओं का दल बदल का दौर शुरू हो जाता है। ऐसे में टीआरएस ने बीजेपी से हाथ मिलाने की ओर कदम बढ़ाया है। कांग्रेस से बात नहीं बनने पर टीआरएस ने बीजेपी से बातचीत शुरू कर दी है और उम्मीद जताई जा रही है कि ये बातचीत सफल रहेगी। हरियाणा जनहित कांग्रेस आज लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। पार्टी के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उम्मीद है कि इस पीसी के दौरान ही वो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेंगे। समाज सेवी अन्ना हजारे आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये पीसी 11 बजे रखी गई है। लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी के साथ खड़े होने वाले अन्ना आज कुछ अहम फैसला ले सकते हैं। चुनाव आयोग इस बार मतदान की टाइमिंग 2 घंटे बढ़ाने वाला है। वोटरों की संख्या में इजाफा होने के बाद ये फैसला लिया जा रहा है। वोटिंग का टाइम 9 के बदले 11 घंटे हो जाएगा। अभी तक सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होती थी और शाम 5 बजे तक वोटिंग होती थी। अब वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का मजाक उड़ाकर फंस गए हैं। खुर्शीद ने कहा कि दागी सांसदों पर लिखा गया फैसला एक जज का मनमर्जी से बनाया गया कानून है। चुनाव आयोग पर टिप्पणी करते हुए खुर्शीद ने कहा कि आचार संहिता में आप केवल हारने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी ने शरद पवार की 2 तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों में शरद पवार काजू बादाम खाते दिख रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि तस्वीरें बीड जिले की हैं, जहां ओले गिरने से फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और शरद पवार मजे से काजू बादाम खा रहे हैं। शिवसेना का एक प्रतिनिधिमंडल आज महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करेगा। मुलाकात में ओलावृष्टि और कुछ दूसरे मुद्दों पर चर्चा होगी। नारायण साईं को 30 आरोपियों समेत आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। जहांगीरपुर आश्रम में सेविका से रेप के मामले में ये पेशी होगी। सारे आरोपियों को कोर्ट में चार्जशीट की कॉपी दी जाएगी। कांग्रेस ने 71 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 11 महिला कैंडिडेट हैं। बड़ी खबर यह है कि फिरोजाबाद से सांसद अभिनेता राज बब्बर को इस बार गाजियाबाद से टिकट दिया गया है, जबकि अभिनेत्री नगमा को मेरठ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने यूपी की बड़ी सीटों में से एक लखनऊ के लिए भी कैंडिडेट मैदान में उतार दिया है। इस सीट से कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी को टिकट मिला है। पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल टिकट कटने से बच गया है। कांग्रेस ने उन्हें चंडीगढ़ से फिर से टिकट दिया है। पवन बंसल के अलावा एक और दागी कांग्रेसी नेता सुबोधकांत सहाय का पत्ता भी कटने से बच गया। उन्हें कांग्रेस ने रांची से टिकट दिया है, जबकि बेगम नूर बानो को मुरादाबाद, भक्त चरण दास को कालाहांडी और शशि थरूर को तिरुवनंतपुरम से मैदान में उतारा गया। कांग्रेस ने कई मंत्रियों का टिकट भी बरकरार रखा है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री वी नारायणस्वामी को पुडुचेरी, केवी थॉमस को एर्नाकुलम, पीसी चाको को चिलाकुड़ी और वीरप्पा मोइली को चिकबल्लापुर से टिकट दिया है। फूलपुर से क्रिकेटर मोहम्मद कैफ को टिकट दिए जाने को लेकर कांग्रेस में विरोध तेज होता जा रहा है। इलाहाबाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कैफ को काले झंडे दिखाए। प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे, खिलाड़ी नहीं नेता चाहिए। बीजेपी ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की है। तीसरी लिस्ट में बीजेपी ने 75 कैंडिडेट्स का ऐलान किया है। पार्टी ने हजारीबाग से यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा को टिकट दिया है, जबकि मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने बिहार की 25 सीटों पर कैंडिडेट का नाम फाइनल कर दिया है। भागलपुर से शाहनवाज हुसैन, सारण से राजीव प्रताप रूडी, नवादा से गिरिराज सिंह और हाल ही में आरजेडी छोड़कर पार्टी में आए रामकृपाल यादव को पाटलिपुत्र से टिकट दिया गया।
पटना साहिब से टिकट के दावेदार माने जा रहे सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का नाम लिस्ट में नहीं है। माना जा रहा है कि पार्टी के खिलाफ अक्सर बयानबाजी करने के चलते उनका नाम वेटिंग में डाल दिया गया है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से सांसद हैं। बीजेपी की ओर से जारी तीसरी लिस्ट में उनका नाम नहीं है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी किस सीट से लड़ेंगे, इसका ऐलान होली के बाद हो सकता है। मोदी के वाराणसी सीट से लड़ने की खबरें हैं। हालांकि मोदी की सीट पर मुहर होली के बाद लगेगी। वाराणसी और लखनऊ के बाद नरेंद्र मोदी को बिहार की मुजफ्फरपुर सीट से चुनाव लड़ने का न्योता मिला है। जेडीयू से निलंबित मुजफ्फरपुर सांसद जय नारायण निषाद ने मोदी का समर्थन करते हुए अपनी सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। जयनारायण निषाद ने कहा कि देश को बिहार से अब तक कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला है। ऐसे में मोदी को बिहार से चुनाव लड़ने के बारे में सोचना चाहिए। निषाद ने कहा कि वो हर स्तर पर मोदी के समर्थन को तैयार हैं। बीजेपी नेता और भोपाल के मौजूदा सांसद कैलाश जोशी ने लालकृष्ण आडवाणी को भोपाल से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। उन्होंने बताया कि वो आडवाणी से मिलकर भी कह चुके हैं कि वो भोपाल से चुनाव लड़े। कैलाश जोशी ने पहले से ही चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर रखा। उधर राज ठाकरे से करीबी को लेकर बीजेपी से शिवसेना की नाराजगी खत्म नहीं हो रही है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी के नए साथियों को जोड़ने के अभियान पर सवाल उठाया है। आरोप है कि पुराने सहयोगियों को अंधेरे में रखकर नए सहयोगी बनाए जा रहे हैं। सामना में लिखा गया है कि राजनीति में कोई साधु संत नहीं बचा, हर कोई मौका परस्त हो चुका है। मौका परस्त लोग सत्ता के लिए दुश्मनों से लड़ने के बजाय अपने सिर पर ही डंडे मार रहे हैं। महाराष्ट्र में जो हुआ, इसके बाद बीजेपी पर प्रश्न चिन्ह लगा कि क्या वो दोस्ती की कद्र करने वाली और विश्वास लायक पार्टी है। संपादकीय में आगे है कि हमारा विचार प्रखर हिंदुत्व का विचार है और रहेगा, कोई साथ रहे या ना रहे। सत्ता की भूख लगी तो हिंदुत्व के वस्त्र त्याग कर गोबर में हम मुंह नहीं डालने वाले। मुख्य बात यह है कि हिंदुत्व के विचार में विश्वासघात के लिए कोई जगह नहीं है। विरोध जताते हुए शिवसेना के संपादकीय में आगे लिखा गया है कि बीजेपी को दिल्ली की सत्ता चाहिए और मोदी को पीएम बनना है तो उन्हें स्वयं विश्वास पैदा करना होगा। विश्वास दिए बिना विश्वास नहीं मिलता। शिवसेना खुद की लड़ाई लड़ने में समर्थ है। अभिनेत्री गुल पनाग चंडीगढ़ संसदीय सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने इसका औपचारिक ऐलान किया। आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ से पहले दिवंगत हास्य कलाकार जसपाल भट्टी की पत्नी सविता भट्टी को टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। अब सविता भट्टी की जगह गुल पनाग को टिकट दिया गया है। टिकट बंटवारे को लेकर नाराज चल रही शाजिया इल्मी को आम आदमी पार्टी गाजियाबाद सीट से लड़ने का ऑफर दे सकती है। दिल्ली से टिकट नहीं मिलने पर शाजिया नाराज हो गई थी। सूत्रों से खबर है कि उन्हें दिल्ली से सटे गाजियाबाद से चुनाव लड़ाया जा सकता है। महाराष्ट्र दौरे के तीसरे दिन आज केजरीवाल नागपुर के छत्रपति नगर से कैंपेन की शुरुआत करेंगे। अंजलि दमानिया के समर्थन में पहुंचे केजरीवाल शाम 4 बजे केपी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। नागपुर में केजरीवाल ने डिनर पार्टी का आयोजन किया। केजरीवाल के डिनर में शामिल होने के लिए आए लोगों से वो मिले और उन्हें एक बैंड बांधा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इसके बाद अरविंद उन्हें लेकर लाउंज में जा रहे हैं। मुंबई में बगैर इजाजत रोड शो करने के चलते आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सांताक्रूज एयरपोर्ट पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें केजरीवाल, प्रीति मेनन समेत आप के कई कार्यकर्ताओं के नाम शामिल हैं। बगैर इजाजत रोड शो निकालने, एयरपोर्ट पर भीड़ इकट्ठा करने, पुलिस के दिशा निर्देश नहीं मानने के चलते केजरीवाल और उनके साथियों पर केस किया गया है। केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मुंबई में केजरीवाल ने एक बार फिर से ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की। चेंबूर से एयरपोर्ट जाते वक्त गाड़ी में उन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी। साथ ही उनकी गाड़ी ने सिग्नल भी तोड़ा। दौरे के पहले दिन भी केजरीवाल ने ट्रैफिक नियम तोड़े थे। हालांकि तबियत खराब होने की वजह से केजरीवाल का महाराष्ट्र दौरा प्रभावित भी हुआ है। उन्हें चंद्रपुर और भंडारा भी जाना था, लेकिन इन दोनों जगहों पर जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। अब वो सिर्फ नागपुर के ही कार्यक्रम में शरीक होंगे।
महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे केजरीवाल का दूसरा दिन भी विवादों के घेरे में रहा। नागपुर में केजरीवाल के काफिले में चल रही एक कार ने एक्टिवा से जा रही एक महिला को टक्कर मार दी। इस कार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सवार थे। महिला की हालत गंभीर बनी थी। केजरीवाल के काफिले में चल रही फॉर्च्यूनर कार ने जब इस महिला को टक्कर मारी, उस समय केजरीवाल अपनी गाड़ी में बैठे रहे। उनकी कार चला रहा शख्स काफी देर तक लोगों से बहस करता रहा, लेकिन केजरीवाल ने कार से उतरना मुनासिब नहीं समझा। नरेंद्र मोदी पर हमेशा निशाना साधने वाले अरविंद केजरीवाल पीएम के तौर पर मोदी को प्राथमिकता देते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स अखबार के मुताबिक मुंबई में फंड मैनेजर्स और शेयर ब्रोकर्स की मुलाकात में केजरीवाल ने माना कि मजबूरी की हालत में मोदी को पीएम चुनेंगे। मुंबई पहुंचे केजरीवाल ने बुधवार को 50 फंड मैनेजर्स के साथ बैठक की। जब उनसे सवाल किया गया कि मायावती और नरेंद्र मोदी में किसी एक को पीएम चुनना हो तो वो किसे चुनेंगे, इसके जवाब में उन्होंने मोदी का नाम लिया। उद्योग जगत की हस्तियों के साथ बैठक में चुनाव से जुड़े कई सवाल केजरीवाल से दागे गए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी के मुखर विरोधी केजरीवाल ने कहा कि अगर उनके सिर पर बंदूक रखी हुई हो तो वो पीएम पद के लिए मोदी को चुनेंगे। हालांकि केजरीवाल ने इन खबरों का खंडन किया है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि मायावती और मोदी के मुकाबले मोदी को पीएम के तौर पर प्रेफर करने की बात मैंने कभी कही ही नहीं। कांग्रेस उपाध्यक्ष दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी के कांग्रेसियों को चुनावी मंत्र देंगे। 15 मार्च को राहुल गांधी लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठे करीब 200 पार्टी पदाधिकारियों को चुनावी तैयारियों का गुर सिखाएंगे। राहुल की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में यूपी के प्रदेश स्तर के साथ साथ जिला और ब्लॉक स्तर के भी चुनिंदा कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। राहुल यूपी में चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे, साथ ही आगे की रणनीति के बारे में भी बताएंगे। राहुल गांधी की 1 घंटे की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान लखनऊ दफ्तर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री पदाधिकारियों के साथ मौजूद रहेंगे, तो वहीं दिल्ली में राहुल के साथ यूपी के प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री भी रहेंगे। आरजेडी मुखिया लालू यादव ने झंझारपुर और मधुबनी में चुनावी सभा को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए लालू ने बीजेपी और जेडीयू पर हमला बोला। लालू ने कहा कि इन दोनों दलों को कैंडिडेट नहीं मिल रहे, इसलिए आरजेडी नेताओं को अपने पाले में कर टिकट दिए जा रहे हैं। बिहार में आरजेडी को एक और बड़ा झटका लगा है। आरजेडी विधायक अख्तरुल ईमान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ऐसी खबरें हैं कि अख्तरुल जेडीयू के टिकट पर किशनगंज सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अख्तरुल ने लालू यादव पर विचारधारा से भटकने का आरोप लगाया। गठबंधन के चलते बिहार की नालंदा लोकसभा सीट एलजेपी को दिए जाने का बीजेपी ने विरोध शुरू कर दिया है। बिहार शरीफ में एलजेपी उम्मीदवार सत्यानंद शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर बैठक का बहिष्कार कर दिया। निलंबित डीएमके सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री एमके अलागिरी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। खबर है कि उन्होंने डीएमके के यूपीए से अलग होने पर अफसोस जताया। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब डीएमके से अपने निष्कासन से गुस्साए अलागिरी नया राजनीतिक दल बनाने पर विचार कर रहे हैं। वो लोकसभा उम्मीदवारों के डीएमके की सूची में अपने समर्थकों का नाम न होने से भी निराश बताए जा रहे हैं। वाराणसी से नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी में भले ही असमंजस हो, लेकिन मुस्लिम महिला फाउंडेशन चाहता है कि मोदी वाराणसी से चुनावी मैदान में उतरे। इसके समर्थन में संगठन ने बाकायदा पोस्टर भी लगाए हैं। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही। यूपी के पीलीभीत में मोदी साड़ी लोगों के बीच सुर्खियां बनी हुई है। साड़ियों के डिब्बों पर नमो मंत्र के साथ नई उम्मीद भी लिखा गया है। लेकिन मोदी साड़ियां समाजवादी पार्टी को रास नहीं आ रही। पीलीभीत के विधायक और राज्य मंत्री हाजी रियाज अहमद ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। उनका कहना है कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है। उत्तराखंड में राज्य निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव को नोटिस भेजकर हरीश रावत पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जवाब देने को कहा है। रावत पर आरोप है कि वो सरकारी गेस्ट हाउस को राजनीतिक कामकाज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव नजदीक आते ही केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने सुबह पार्क में सैर करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के अशोक विहार में सिब्बल ने लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याएं पूछी। कई बुजुर्गों ने भी अपनी समस्याएं सिब्बल को गिनाई। जाने माने वकील राम जेठमलानी अब दुनिया में शांति और सद्भावना के लिए काम करेंगे। इस काम में लगी लंदन की एक एनजीओ द यूनिटी ऑफ फेथ ने राम जेठमलानी को ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। जल्दी राम जेठमलानी वेटिकन सिटी जाकर पोप से भी मिलेंगे। लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र बागपत पहुंचे आरएलडी मुखिया अजित सिंह ने समर्थकों के साथ जमकर होली खेली। छपरौली में ढोल नगाड़ों के बीच लोगों ने अजित सिंह को रंग और गुलाल लगाकर जीत का भरोसा दिलाया। इस मौके पर समर्थकों ने चंदा कर लाखों रुपए पार्टी फंड में दान भी किए।
सहारा प्रमुख सुब्रत राय की होली दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही मनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय की रिहाई का आदेश देने से इनकार कर दिया और 25 मार्च को अगली सुनवाई की बात कही, यानी अगले 12 दिनों तक सुब्रत राय को जेल में ही रहना होगा। सुब्रत राय 4 मार्च से ही तिहाड़ जेल में बंद है। निवेशकों के 20,000 करोड़ नहीं लौटाने के मामले में सहारा प्रमुख को सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजा था। न्यायिक हिरासत को अवैध बताते हुए अर्जी लगाई गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। दिल्ली के चर्चित निर्भया गैंगरेप केस में चारों दोषियों की मौत की सजा बरकरार रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए विनय शर्मा, पवन गुप्ता, मुकेश सिंह और अक्षय ठाकुर की फांसी की सजा पर मुहर लगा दी है। निर्भया गैंगरेप के चारों आरोपियों को पिछले साल 13 सितंबर को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। गैंगरेप का डकैती समेत 11 धाराओं में इन चारों को दोषी ठहराया गया था। इस फैसले को इन दोषियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले का निर्भया के परिजनों ने स्वागत किया है। निर्भया की मां ने हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की और कहा कि जिस दिन दोषियों को फांसी लगेगी उस दिन निर्भया को इंसाफ मिलेगा। से खुश है, हम एक इंसाफ की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें आगे भी यही उम्मीद है कि उनको आगे भी फांसी की सजा मिलेगी। जब तक वो फांसी पे नहीं लटक जाते तब तक हमें पूरा इंसाफ नहीं। निर्भया गैंगरेप के दोषियों के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। वकील लेपी सिंह ने तो हाईकोर्ट के फैसले को राजनीति से प्रेरित करार दिया और कहा कि चुनाव के चलते ऐसा फैसला लिया गया है। निर्भया के चारों गुनहगारों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन भी किया। दिल्ली हाईकोर्ट के पास इन लोगों ने गुनहगारों के वकील एपी सिंह के खिलाफ भी नारेबाजी की। 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में निर्भया के साथ 6 लोगों ने दरिंदगी की थी, जिसके बाद उसकी मौत भी हो गई थी। इन 6 में से एक आरोपी राम सिंह ने जेल में खुदकुशी कर ली थी, तो नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट ने 3 साल की सजा सुना रखी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से चारा घोटाले से जुड़े कुछ केस खत्म करने को लेकर सीबीआई के टॉप अफसर आमने सामने आ गए हैं। सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा लालू को राहत देने के पक्ष में हैं, तो वहीं सीबीआई के अभियोजन निदेशक इसके खिलाफ हैं। दरअसल चारा घोटाले के केस में लालू को सजा सुनाई जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर वो जेल से बाहर भी हैं, लेकिन इसी घोटाले में उनके खिलाफ कुछ और केस भी दर्ज है, जिसे हटाने की लालू ने स्पेशल कोर्ट में अर्जी दे रखी है। लालू ने अर्जी दी है कि एक केस में ट्रायल हो चुका है तो फिर इसी घोटाले के दूसरे केस में ट्रायल न हो। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा इससे इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन सीबीआई के अभियोजन निदेशक ओपी वर्मा को आपत्ति है। अटॉर्नी जनरल से राय मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मिलावटी दूध पर रोक लगाने के लिए कानून में संशोधन की वकालत की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि फूड सेफ्टी एक्ट में बदलाव को लेकर सरकार ने अब तक कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान और उनके 2 दोस्तों पर मुंबई के किला कोर्ट में आरोप तय किए गए। सैफ पर 2012 में मुंबई के ताज होटल में एक एनआरआई के साथ मारपीट का आरोप है। इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। साउथ दिल्ली के एक स्कूल में एक छात्र की बुरी तरह पिटाई और गाली गलौज का वीडियो सोशल साइट पर आने से हड़कंप मच गया। इस वीडियो में 7वीं के एक छात्र को 6ठी क्लास के 2 स्टूडेंट्स पीटते हुए गालियां दे रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि इस हंगामे के दौरान चारों ओर खड़े हमलावर छात्रों के साथ ही उन्हें उकसा रहे हैं। कुछ छात्र मारपीट का वीडियो भी बनाते दिख रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि स्कूल में मोबाइल पर बैन के बावजूद बच्चों के हाथ में मोबाइल भी है। इस वीडियो के सामने आने से सदमे में आए पेरेंट्स ने दोषी छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उधर स्कूल प्रशासन का कहना है कि दोषी छात्रों के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। स्कूल के मुताबिक दोनों आरोपी छात्र स्कूल छोड़कर जा चुके हैं। दिल्ली के आईटीओ इलाके में पैसे छीनकर भाग रहे मारुति कार सवार बदमाशों ने होंडा सिटी कार में टक्कर मार दी। लोगों की मदद से पुलिस ने 2 बदमाशों को धर दबोचा। पूछताछ में पता चला कि ये कार चोरी की है और इसमें सवार बदमाश 2 लड़कों से पैसा छीनकर भाग रहे थे। असम के बोगाई गांव थाना इलाके से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। बरामद जखीरे में जिलेटिन की 303 छड़ें, 34 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, 1000 मीटर वायर और 40 मीटर फ्यूज वायर शामिल है। इस जखीरे को भुसावारी गांव में एक पत्थर के पास छिपा कर रखा गया। गुजरात के पाटन शहर में चोरी करने घुसे एक चोर को लोगों ने पकड़ लिया और पेड़ से बांधकर घंटों पीटते रहे। रोड के किनारे 2 घंटे तक लोग कानून हाथ में लेकर आरोपी युवक को पीटते रहे। इस दौरान हाईवे से पुलिस की गाड़ियां भी गुजरी, लेकिन इसे बचाने कोई नहीं आया। घंटों बाद मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। बिहार का पूर्णिया में एक लड़की को पंचायत के तुगलकी फरमान का शिकार होना पड़ा। पंचायत के फरमान पर लड़की के बाल काटकर चेहरे पर काली पोतकर पूरे गांव में घुमाया गया।
बताया जा रहा है कि पड़ोस के एक हमउम्र लड़के से बात करने के चलते इस लड़की के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। इस लड़की पर 12,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यूपी के कुशीनगर में दबंगों ने 2 लड़कियों से छेड़खानी कर उनकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। विरोध करने पर दबंगों ने लड़कियों की गर्भवती भाभी को भी सड़क पर पीटा। आगरा में एक महिला पर अपनी 2 नाबालिग भतीजों का रेप करवाने का आरोप लगाया। वारदात के बाद से आरोपी महिला फरार है। नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सेक्टर 78 में ये बदमाश लूट की वारदात की फिराक में थे। इसी दौरान पुलिस से इनकी मुठभेड़ हुई। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में एक हैवान शख्स ने अपनी पत्नी पर चाकुओं से हमला कर दिया। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। वाराणसी में सर सुंदरलाल अस्पताल को एम्स बनाने की मांग को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल का 13वां दिन है। अस्पताल के 2 डॉक्टर इस मांग को लेकर अमरण अनशन पर हैं। हड़ताल और अनशन के चलते चिकित्सा व्यवस्था ठप है और मरीज परेशान। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के IIT के छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया है। छात्रों ने डायरेक्टर ऑफिस में जमकर हंगामा भी किया। छात्रों की नाराजगी की वजह 65% उपस्थिति का अनिवार्य होना है।